नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 24 जून को जो स्थानांतरण नीति जारी की गई है उसके मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। और देखिएगा, उन बिंदुओं को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर अंकित करके रखा है, अर्थात जो खास खास बिंदु हैं उनको यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है। और देखिएगा, यह मेरे हाथ में दिशा निर्देश है, आप देख पा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का यह आदेश है और यह जो स्थानांतरण नीति है 24 जून 2021 को जारी की गई है। इसकी विषय वस्तु देख लीजिएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति। साथियों, यह जो दिशा निर्देश है इसमें कुल 21 पृष्ठ हैं और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, उनमें से जो खास बिंदु लगे मुझे, तो मैंने उन बिंदुओं को यहाँ पर अंकित कर लिया है। संक्षेप में इन बिंदुओं पर हम नजर डाल लेते हैं। इसके पश्चात इस दिशा निर्देश में जो खास खास जानकारी दी गई है स्थानांतरण से संबंधित, उनको भी हम देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति के अंतर्गत जो बिंदु है, मैंने कुल 8 बिंदु लिखकर रखे हैं। पहले बिंदु पर हम नजर डालें तो देखिएगा, स्थानांतरण में शिथिलीकरण। साथियों, आपको ज्ञात है जो स्थानांतरण है पूरे वर्ष भर यानी संपूर्ण वर्ष उन पर प्रतिबंध रहता है और इसी प्रतिबंध में शिथिलता दी गई है। और शिथिलता की जो अवधि है मैंने यहाँ पर लिखा रखा है कि 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021। तो साथियों, जो स्थानांतरण अधिकारियों कर्मचारियों के होंगे तो वो होंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य, ठीक है। यहाँ पर कुमला के प्रतिबंध पर शिथिलता बरती गई है, शिथिलता दी गई है। तो ध्यान रखना है हमको कि जो स्थानांतरण होना है 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य। तो साथियों, आपको यदि स्थानांतरण कराना है तो आप इस अवधि में प्रयास करें या आवेदन प्रस्तुत करें, ठीक है। दूसरा है स्थानांतरण पर प्रतिबंध। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रारंभ में ही बता दिया कि संपूर्ण वर्ष यानी पूरे वर्ष जो है स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहता है। कि तो साथियों, प्रतिबंध अवधि में भी कुछ महत्वपूर्ण शर्तों पर स्थानांतरण किए जाएंगे, जिसके संदर्भ में इस दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है और थोड़े से विस्तृत दिशा निर्देश हैं, तो उन पर भी हम नजर डालेंगे। पहले इन बिंदु पर नजर डाल लेते हैं। और तीसरा बिंदु देखिएगा, प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण होंगे। साथियों, जहां पर आवश्यकता है, जहां अधिकारियों की कर्मचारियों की पूर्ति करना है, तो ऐसी प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, ठीक है। चौथा बिंदु है जिले के भीतर स्थानांतरण। तो साथियों, जिले के भीतर स्थानांतरण जो होंगे उसके अंतर्गत जानकारी है कि जिला संवर्ग के कर्मचारीगण का एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के उपरांत स्थानांतरण किया जाएगा। तो साथियों, जिले के भीतर ही स्थानांतरण होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर जिला संवर्ग के जो कर्मचारी गण है, अर्थात जो जिले में पदस्थ है, ठीक है, और राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी गण हैं उनका जिले के भीतर ही क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और यह जो स्थानांतरण है जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत ये स्थानांतरण किए जाएंगे, ठीक है। पांचवा बिंदु है स्थानांतरण संबंधी आदेश। साथियों, जो स्थानांतरण से संबंधित आदेश है वो आदेश, जैसा कि यहाँ जानकारी लिखी है कि विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से ही होंगे। जो आदेश प्राप्त होंगे कर्मचारियों को जिनका स्थानांतरण होगा उनको, तो वे आदेश विभागीय जिला अधिकारी यानी चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उस विभाग का जो जिले का प्रमुख अधिकारी है उनके हस्ताक्षर से ही जारी किए जाएंगे, ठीक है। अगला है जो छठवां बिंदु, ऑनलाइन आदेश। साथियों, जो आदेश की प्राप्ति होगी उसके संदर्भ में है कि समस्त स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव या विभागाध्यक्ष के शासकीय ईमेल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पढ़कर बताया कि जो स्थानांतरण आदेश है वो शासकीय ईमेल के माध्यम से कर्मचारियों को प्राप्त होंगे। और सातवां बिंदु है कर्मचारी की कार्य मुक्ति। साथियों, जो स्थानांतरण जिन कर्मचारियों को होगा उनके कार्य मुक्ति के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर
स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यान्वित किया जाना अनिवार्य होगा। जिन अधिकारियों का कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा, ठीक है, उनको उनके जहां पर वो पदस्थ है वहां से उनको 2 सप्ताह अर्थात 15 दिवस के भीतर उनको कार्यान्वित कर दिया जाएगा। और आगे साथियों वेतन आहरण, तो देखिएगा कार्यान्वित होने के पश्चात स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा। तो साथियों ये मैंने आपको बताया वेतन आहरण के संदर्भ में, तो जो वेतन का आहरण है जहां भी वो नवीन उनकी पदस्थापना होगी वहां से ही उनका वेतन आहरित होगा। इसके अलावा जो अवकाश से संबंधित जानकारी इस दिशा निर्देश में दी गई है और भी बहुत सारे प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर सारे बिंदुओं को मैंने अंकित नहीं किया है, जो मुख्य बिंदु है उनको ही मैंने अंकित किया है। अब चलिए हम इस दिशा निर्देश में जो प्रमुख और भी बिंदु हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। साथियों इस दिशा निर्देश में हम देखें तो देखिएगा राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के लिए निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु दिया है यहाँ पर देखिएगा, यह स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। ये जो स्थानांतरण नीति है ये इन अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2 पर, जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे, परंतु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जाएगी। देखिएगा जो विभाग है अपनी कोई विशेष आवश्यकताओं के कारण अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहते हैं तो वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकते हैं, किंतु जो मुख्य प्रावधान है उससे अलग नीति नहीं बनाई जाएगी, ऐसा स्पष्ट किया गया है। और तीसरा बिंदु यह है कि इस स्थानांतरण नीति से हटकर किए जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय से आदेश प्राप्त करने होंगे। देखिएगा ये जो स्थानांतरण नीति बनाई गई है इससे हटकर यदि कोई स्थानांतरण किया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने पर ही कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य बिंदु थे साथियों, और इसमें देखिएगा जिन बिंदुओं के बारे में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर जानकारी दी है वो यही बिंदु है, ठीक है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 पर हम देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3 पर छठवां बिंदु है कि सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष एवं शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों, के स्थानांतरण आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के शेष समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण एवं द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर आदेश विभागीय भार साधक मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए जाएंगे। तो जो स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है इस बिंदु में। और 7वां बिंदु क्या है देखिएगा, दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के बीच जिन अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया उन्हें पुनः स्थानांतरित समन्वय में अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो ये 7वां बिंदु है। अब 8वां बिंदु देखिएगा, 8वां बिंदु है कि गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक, यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है, ठीक है, 14 फरवरी 2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के उपरांत पदस्थापना की। अगले प्रश्न पर हम देखते साथियों उसके बारे में जानकारी दी गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिंदु क्रमांक 8 में
पुलिस विभाग के स्थानांतरण संबंधी जानकारी दी गई है। ठीक है, इस प्रश्न में देखिएगा की जाएगी उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन पश्चात किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी दी गई है पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए। अब साथियों देखिएगा, जो महत्वपूर्ण बात आती है, हमने आपको बताया ये कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य जो प्रतिबंध है स्थानांतरण पर, उनमें शिथिलीकरण के पश्चात स्थानांतरण किए जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और अब देखिएगा यहाँ पर प्रतिबंध अवधि के दौरान अर्थात 1 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि को छोड़कर जो साल भर की जो अवधि है, उस अवधि में यदि स्थानांतरण किया जाएगा तो उसके लिए कुछ शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिएगा 9वां बिंदु दिया गया है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 4 में वर्णित अवधि को छोड़कर वर्ष की शेष अवधि में स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध के बारे में जानकारी दे दी गई है। फिर आगे कहा गया कि प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक यानी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही जारी किए जा सकेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये 9वें बिंदु में जो प्रतिबंध की स्थिति में यदि स्थानांतरण किया जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। और 9वें बिंदु के अंतर्गत बिंदु क्रमांक 9.1 में बताया गया है कि कौन सी शर्त या कौन सी स्थिति होने पर स्थानांतरण किया जाएगा। तो 9.1 में है कि स्वयं की गंभीर बीमारी अथवा स्वयं की शारीरिक मानसिक दिव्यांगता के कारण प्रस्तुत आवेदन के आधार पर यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है या शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो ऐसे कर्मचारियों के द्वारा जब आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके आधार पर उनका स्थानांतरण हो सकेगा। बिंदु क्रमांक 9.2 में कहा गया है कि ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में जिनके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो। ठीक है, तो न्यायालय निर्णय के अनुक्रम में भी जो है स्थानांतरण हो सकेंगे, जैसा कि मैंने आपको पढ़कर बताया। और 9.3 बिंदु दिया गया है कि शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता या गंभीर लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर उसका स्थानांतरण किया जाएगा। यानी जो सरकारी यानी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी जो है जिसकी कोई शिकायत है या गंभीर अनियमितता है या उन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही की है अपने कार्य क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में उनके स्थानांतरण भी किए जा सकेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 5 पर इसके आगे की जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 9.4 में देखिएगा, कहा गया है कि लोकायुक्त संगठन या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण। ठीक है, तो जो कर्मचारी या अधिकारी कोई आपराधिक प्रकरण में हैं, जिन पर आपराधिक प्रकरण लगा हुआ है, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण भी हो सकेंगे और इसलिए होंगे कि अभियोजन की कार्यवाही में जांच जो है वो प्रभावित ना हो, ऐसी दृष्टि में किया जाएगा। और फिर देखिएगा 9.5वां बिंदु, निलंबन, दीर्घ अवकाश, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति यानी सामान्य, अनिवार्य, स्वैच्छिक। ठीक है, पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है, ऐसी स्थिति में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। ठीक है, जैसा कि कोई व्यक्ति निलंबित हो चुका है, ठीक है, सस्पेंड, या कोई दीर्घ लंबे अवकाश पे गया है, किसी ने त्यागपत्र दे दिया है ना, सेवानिवृत्ति, सामान्य, स्वैच्छिक या अनिवार्य जो भी है, पदोन्नति या क्रमोन्नति की स्थिति में, प्रतिनियुक्ति की से वापसी की स्थिति में जो शासकीय सेवक है या शासकीय सेवक के निधन होने पर जो रिक्त स्थान होगा उसकी पूर्ति यदि अनिवार्य रूप से किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबंध अवधि है इसके दरमियान स्थानांतरण किए जा सकेंगे। और 9.6 पर देखिएगा बिंदु,
परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से 9वें बिंदु में आप देखेंगे यहाँ पर कुल 9वें बिंदु के अंतर्गत 6 बिंदु दिए गए हैं और इन 6 बिंदु में दर्शाया गया है कि किस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में भी किए जा सकेंगे। ठीक है, अब साथियों हम देखते हैं आगे 10वां बिंदु, बिंदु क्रमांक 10, प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। ठीक है, अब साथियों यहां आगे देखिएगा स्थानांतरण नीति के अन्य प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं, तो इसमें देख लेते हैं हम। 11वां बिंदु है कि स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के अपर सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किए, आगे प्रश्न पर देखते हैं, पर किए गए स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा। तो साथियों इस बिंदु में स्पष्ट किया गया है स्थानांतरण नीति के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं उनका विशेष तौर से पालन हो और इसकी जिम्मेदारी जिनके ऊपर रहेगी उनके बारे में यहाँ बताया गया है। 12वां बिंदु देखिएगा, स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, अर्थात जो आदेश का निरस्तीकरण करना है या संशोधन करना है तो ये स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी मुख्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यह एक स्थानीय व्यवस्था है जिसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु में यह दर्शाया गया है। 13वां बिंदु देखिएगा, प्रत्येक पद संवर्ग में वर्ष में प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरित किए जा सकेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो स्थानांतरण के कितने स्थानांतरण किए जा सकेंगे इससे संबंधित सूची दी गई है, तालिका दी गई है, क्रमांक, पद या संवर्ग की संख्या और अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत पद संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर। देखिएगा जिस पद पर, ठीक है, या संवर्ग में जितने कर्मचारी कहना चाहिए कार्यरत है तो उनकी संख्या के आधार पर यहाँ पर स्थानांतरण होंगे। 200 तक 20% तक के कर्मचारी स्थानांतरित किए जा सकेंगे और 201 से 2000 के बीच यदि संख्या है तो 10% तक कर्मचारी अधिकारियों के स्थानांतरण होंगे और 2000 से अधिक संख्या है तो 5% अधिकारी कर्मचारियों के ही स्थानांतरण होंगे। ठीक है, तो साथियों ये बता दिया। अब आगे चलते हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 पर देखिएगा, बिंदु क्रमांक 14 है और इसी तरह हम आगे बात करें तो बिंदु क्रमांक 15 है और अगले प्रश्न पर बिंदु क्रमांक 16, 17 और 18 की हम बात करें तो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित जानकारी दी गई है। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। तो यहाँ देखिएगा जो प्रश्न क्रमांक 9 पर हम बिंदु क्रमांक 19 देखते हैं तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित रहेगा, ये जानकारी दी गई है। और बिंदु क्रमांक 20 जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे कर्मचारी जो आपसी स्थानांतरण चाह रहे हैं, ठीक है, या स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए जानकारी दी गई है। कहा गया है कि स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अथवा परस्पर स्थानांतरण हेतु आवेदन यथास्थिति ऑनलाइन अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिएगा ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर जो कार्यालय प्रमुख हैं विभागीय तो उनसे सत्यापित कराने के पश्चात ही आवेदन किए जाएंगे और स्वयं के व्यय पर रिक्त पद या परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारण से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखिएगा बिंदु क्रमांक 21 में स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधित जानकारी दी गई है। स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधित आवेदन में उन शासकीय सेवकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया गया हो। ठीक है, जो कर्मचारी स्वेच्छा से स्थानांतरण चाह रहे हैं उनका स्थानांतरण जो विगत वित्तीय वर्ष है
के जो निर्धारित लक्ष्य है उनको यदि उन्होंने पूर्ण कर लिया है तो उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। बिंदु क्रमांक 22 की हम बात करें तो जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम की अवधि यानी समय शेष है तो सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ठीक है। और बिंदु क्रमांक 23 देखिएगा, ये पति पत्नी के स्थानांतरण संबंधी जानकारी दी गई है। कहा गया है कि पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पद स्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु पद स्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नी यदि एक ही जिले मुख्यालय में कार्यरत हों तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। तो देखिएगा, इस बिंदु में पति पत्नी के स्थानांतरण से संबंधित जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 24 में देखिएगा, गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण, डायलिसिस करवाने, ओपन हार्ट सर्जरी के कारण अथवा कोविड जैसी संक्रामक महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित होने के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। स्थान पर ऐसी सुविधा न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। ठीक है। 25वां बिंदु है कि शिकायती जांच के परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो उसे पुनः उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा। देखिएगा, यहाँ स्पष्ट किया गया है कि शिकायती जांच पर जिन पर दोष सिद्ध हुआ है और उनका स्थानांतरण किया जाना है तो पूर्व में वे जहाँ थे उसी स्थान पर नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और 26वां बिंदु देखिएगा, ऐसे दिव्यांग कर्मचारी जिनका दिव्यांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो के सामान्य स्थानांतरण न किए जाएं, किंतु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। ठीक है। तो ये दिव्यांग अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में जानकारी दी गई है। 27वें बिंदु में जानकारी दी गई है कि ऐसे शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को जिनके पति पत्नी एवं पुत्र पुत्री मानसिक निःशक्तता, स्वलीन अर्थात ऑटिज्म अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित हैं को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा जहां निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र पुत्री की शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निःशक्तता के उपचार शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर देखिएगा, इस बिंदु में यदि किसी कर्मचारी अधिकारी के पुत्र पुत्री पति या पत्नी निःशक्त हैं या मानसिक रूप से या बहुआयामी निःशक्तता है तो ऐसी स्थिति में उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसके संदर्भ में इस बिंदु में कहा गया है। और अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 पर। तो यहाँ देखिएगा, बिंदु क्रमांक 28 में एनसीसी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधित जानकारी दी गई है। इसी तरह से बिंदु क्रमांक 29 की हम बात करें तो इसमें कार्यपालिक कर्मचारियों अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित जानकारी दी गई है। और इसी तरह से यहाँ देखिएगा, बिंदु क्रमांक 30 में कृषि विकास संचालनालय एवं कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय से संबंधित स्थानांतरण से संबंधित जानकारी दी गई है। और इसी तरह से बिंदु क्रमांक हम 31 की बात करें तो जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तिकरण किया जाए, अर्थात जहाँ अतिरिक्त कर्मचारी अधिकारी हैं तो युक्तिकरण के अंतर्गत उनका स्थानांतरण होगा, ऐसी जानकारी दी गई है। और बिंदु क्रमांक हम 32 की बात करें तो इसमें तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधित जानकारी दी गई है। प्रश्न क्रमांक 12 पर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 पर बिंदु क्रमांक 33 में यहाँ पर देखिएगा, पदाधिकारियों में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे ये पद हैं। ठीक है, इनके स्थानांतरण से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। और प्रश्न क्रमांक 13 पर हम देखते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 पर बिंदु क्रमांक 34, किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी। अर्थात जिस स्थान पर जितने पद स्वीकृत है तो स्वीकृत पदों के आधार पर ही पदस्थापना होगी, उससे अधिक की पदस्थापना नहीं होगी। ठीक है। और इसी तरह से बिंदु क्रमांक 35 की हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के स्थान नाम से संबंधित जानकारी दी गई है जो क्रय स्टोर स्थापना शाखा में कार्यरत हैं। ठीक है, उनसे संबंधित यहाँ जानकारी दी गई है। और इसी तरह से बिंदु क्रमांक 36 की हम बात करें तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका के आधार पर जो भी स्थान नाम से संबंधित नीति है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और प्रश्न क्रमांक 14 पर हम देखते हैं तो बिंदु क्रमांक 37 देखिएगा यहाँ पर, जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हों वहां उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाए। अर्थात जो अधिकारी गण जिस जिले में पहले रह चुके हैं तो उसी जिले में उसी पद पर दोबारा पदस्थापना न हो, ऐसा कहा गया है। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर बिंदु क्रमांक 38 की हम बात करें तो राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में न्यूनतम स्थानांतरण किए जाएं एवं इन योजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण योजना क्रियान्वयन विभाग की अनावत्ति के बिना न किए जाएं। बिंदु क्रमांक 39 देखिएगा, संलग्न तालिका में सम्मिलित कम लिंगानुपात वाले जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जाए। ठीक है, जिसमें लिंगानुपात कम है अर्थात महिलाओं की संख्या कम है वहां पर महिला अधिकारियों की पदस्थापना किए जाने से संबंधित जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 40 की हम बात करें तो जिन अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध नैतिक पतन संबंधित आपराधिक प्रकरण लंबित हों उनकी तैनाती कार्यपालिक पदों पर न किए जाए। यानी कार्यपालिक पदों पर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होना है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो कि पदस्थापना सामान्यतः कार्यपालिक पदों पर नहीं की जाए। ठीक है। बिंदु क्रमांक 41 में देखिएगा, यह जानकारी मैंने आपको पूर्व में व्हाइट बोर्ड पर दे दी है। ठीक है, स्थानांतरण आदेश कहाँ से प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा। और आगे देखिएगा यहाँ पर 31 जुलाई 2021 के बाद की गई जो ईमेल से संबंधित उल्लेखित स्थानांतरण निर्धारित अवधि के बाद जारी किए जाने पर जो है वो स्वमेव ही शून्य माने जाएंगे और ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब प्रश्न क्रमांक 15 पर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 पर आप देखिएगा, बिंदु क्रमांक 42 के बारे में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बता दिया है। ठीक है, यानी जो उनको कार्यमुक्त कब किया जाना है, कितनी अवधि तक कर दिया जाना है। और आगे देखिएगा बिंदु क्रमांक 43 में कुछ विशेष स्थिति को यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने से संबंधित जो जानकारी यहाँ पर दी गई है। और आगे हम देखिए बिंदु क्रमांक 44 पर तो यथा स्थिति 2 सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित माना जाएगा। और बिंदु क्रमांक 45 में देखिएगा, स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी स्थानांतरण आदेशों में ट्रेजरी में प्रयुक्त होने वाला एम्प्लॉय कोड डालना अनिवार्य होगा। कार्यमुक्ति के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि के उपरांत कर्मचारी अधिकारी का वेतन का अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। आहरण जिस स्थान में स्थानांतरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जाएगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। तो ये बिंदु क्रमांक 45 था। और बिंदु क्रमांक 46 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, इसके बारे में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर जानकारी दे दी है। और बिंदु क्रमांक 47 की बात करें तो कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जाएगा। तो ये अवकाश से संबंधित जानकारी दी गई है। बिंदु क्रमांक 48 में देखिएगा, इस स्थानांतरण आदेश का बिना युक्ति संगत कारणों अपालन, बिना पूर्वानुमति
एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, ऐसा कहा गया है। अब प्रश्न क्रमांक 17 पर हम देखते हैं। बिंदु क्रमांक 49 देखिएगा, स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है। और बिंदु क्रमांक 50 में स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है। और बिंदु क्रमांक 51 की हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। प्रश्न क्रमांक 18 में कहा गया है, इसी संदर्भ में नियमित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए। साथियों, जिस अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण होगा तो उस रिक्त हुए स्थान पर उसी के समकक्ष अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाए और कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी को प्रभार न दिए जाने से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। और बिंदु क्रमांक 52 देखिएगा, सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। और अंतिम बिंदु देखिएगा 53वां कि विभागीय प्रमुख सचिव विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण आदेश की एक प्रति आदेश जारी होने के दिनांक को ही सामान्य प्रशासन विभाग के ईमेल, यहाँ पर ईमेल दिया गया है, पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव विभागाध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिए स्वतः उत्तरदायी होंगे। तो ऐसी जानकारी दी गई है साथियों। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो साथियों, इस तरह से स्थानांतरण नीति से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।